हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सो इन द लास्ट क्लास बेटा जी हम लोगों ने आपके साथ बातें की थी अबाउट द प्लेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जहाँ पे मैंने साथ में आपके साथ बातें की थी अबाउट द कनेक्टिंग लिंक, कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे। और बेटा जी हम लोगों ने आपसे बातें की थी अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, कि अगर ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कोई एवोल्यूशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में अपना खत्म किया था। अब इस क्लास में बेटा जी मैं आपके साथ बातें करूंगा अबाउट द थ्योरीज दैट आर गिवन अबाउट द इवोल्यूशन, कि भाई कैसे ये इवोल्यूशन घटित हुआ है, इसके बारे में कुछ थ्योरीज आई हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा जब बातें करेंगे लमार्क और डार्विन की थ्योरी के बारे में। चार्ल्स डार्विन के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो उसके बारे में बातें करेंगे हम यहाँ पे आपके साथ में। और बेटा जी यहाँ पे लमार्क की थ्योरी का भी हल्की सी आपको उसका आइडिया भी दिया जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है बेटा। तो आज हम बातें करेंगे थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन की, और सबसे पहली जो थ्योरी आती है बेटा जी वो है यहाँ पे लमार्क थ्योरी। पहली जो थ्योरी है बेटा, तो आज हम अपने नोटबुक में हेडिंग डालेंगे थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन, और पहली थ्योरी है बेटा जी यहाँ पे लमार्क थ्योरी। साइंटिस्ट के नाम का नाम रखा लमार्क थ्योरी भी कह सकते हो आप, कि साइंटिस्ट थे लमार्क जी, उन्होंने थ्योरी दी थी कि हाउ दिस इवोल्यूशन हैपन, कैसे हुआ ये इवोल्यूशन, उन्होंने इसके बारे में बातें की। तो मैं ये बातें बताऊंगा आपको, तो मैं पहले पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा कि उन्होंने कैसे इन बातों को एक्सप्लेन किया, फिर मैं उनके क्या की पॉइंट थे मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं थ्योरी को समझाता हूँ। उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में बेटा 4 पॉइंट डिस्क्राइब किए। उन्होंने पहला पॉइंट बोला वाइटल फोर्स। नंबर बेटा वाइटल फोर्स क्या है, इस वर्ड से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जब भी कोई जायगोट बनता है, एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो जायगोट से बनने के बाद उसका जन्म जब होता है, उसके बाद वो बेटा जी ग्रोथ करता है, वो पैदा होने से लेके और मरता है तो उसकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। तो ये उस स्ट्रक्चर में, उस इंडिविजुअल में एक इनबिल्ड फोर्स है जो उसकी ग्रोथ को कोज करता है, जो उसकी मॉर्फोलॉजी को बेटा जी लेके आता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक इनबिल्ड फोर्स है, एक उसके अंदर एक फोर्स, एक ताकत है जो उसे बेटा जी यहाँ पे ग्रोथ करवाता है। तो उसने कहा हर एक इंडिविजुअल में एक वाइटल फोर्स होता है, एक इनबिल्ट फोर्स होता है जो उसकी ग्रोथ को कोज करता है। कि भाई बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, तो कैसे बड़ा हुआ? तो उसने कहा एक्चुअली इसके अंदर एक फोर्स है जो उसे बड़ा करता है। देखो ये सब बात उस टाइम की हो रही जब तक साइंस बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। तो उन्होंने पहला पॉइंट ये बोला कि जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होता है, ग्रोथ होती है उसकी ड्यू टू सम इनबिल्ट फोर्स, जो कुछ ऐसी कैरेक्टर्स है उसके अंदर, कुछ ऐसा फोर्स है जो उसे बड़ा करता है। क्या है उसके बारे में उसे नहीं बताया। उसने फिर कहा अफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड न्यू नीड्स। अब इस पॉइंट को समझिएगा। एक ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को ग्रो करता है, अपने आप की बेटा जो उसके यहाँ पे डेवलपमेंट जब होता है, तो उसके अंदर एक वाइटल फोर्स है जो डेवलपमेंट उसका कोज करता है। बट अब ये इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है, तो इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कुछ नई नई नीड्स पड़ती जाती है। मतलब आपने कहा ये जो एबायोटिक फैक्टर है, हमारे आसपास जो वातावरण है, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है, ये तो स्टेबल नहीं है, ये तो लगातार अपने आप को चेंज करता है। और अगर ये इन्वायरमेंट में ग्रेजुअली बेटा जो चेंज आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी नई नई नीड्स पड़ेंगे हमें अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। आज कंडीशन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग नीड्स है मेरी बॉडी को कि कैसे वो अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव करे। जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेरी बॉडी को अपने अंदर कुछ ऐसे ग्रोथ की, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स की नीड होगी जो उसे इस लायक बनाएंगे कि वो उस अनफेवरेबल स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अपने आप को ग्रो कर सके। तो उसने कहा ये वाइटल फोर्स उसकी ग्रोथ कोज तो करता है, ये उसका डेवलपमेंट बेटा जी कोज तो करता है, बट जब जब इन्वायरमेंट में बदलाव आएंगे तो उसकी वजह से उसे नई नई जरूरतें महसूस होंगी, और ये वाइटल फोर्स उसे उसके अकॉर्डिंग क्या करवाएगा, यहाँ पे ग्रो करवाएगा। उसने पहला पॉइंट था कि हर एक के अंदर एक इनबिल्ट फोर्स है जो उसे ग्रोथ कराता है। बट ग्रोथ पे अफेक्ट किसका आता है? इन्वायरमेंट पे आता है। और इन्वायरमेंट अगर बदलेगा तो उसे नई जरूरतें
महसूस होंगी इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को सरवाइव करने के, इस बदलते वातावरण में अपने आप को सरवाइव कर सके, अपनी हैबिटेट में वो जिंदा रह सके, इसके लिए उसे यहाँ पे नई जरूरतें महसूस होंगी, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करने वाला है, इवोल्यूशन होने वाला है। पहले 2 पॉइंट समझे आपने। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कि न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग उसने कुछ ऑर्गन का यूज बहुत ही एक्सेस में किया और कुछ ऑर्गन्स का उसने यूज ही नहीं किया, और ये यूज एंड डिसयूज इस न्यू नीड्स पे डिपेंड है। कहानी के अगले पड़ाव को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई एक इनबिल्ट फोर्स है जो हमारी ग्रोथ को कोज करता है, एक इनबिल्ट फोर्स है यहाँ पे प्रियांशु जो हमारी ग्रोथ को कोज करता है। बट ये इनबिल्ट फोर्स जब अपने आप को ग्रोथ कर रहा है तो मैं कहूंगा भाई हमारा एनवायरनमेंट तो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, ये तो अनस्टेबल है। तो इसके बदलने की वजह से हमारी बॉडी को कुछ नई जरूरतें महसूस होंगी, हमारी ग्रोथ में हमें कुछ ऐसी नई चीजों की जरूरत पड़ेगी जो हमें इस लायक बनाए कि हम इस बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो हमें इस इन्वायरमेंट की वजह से न्यू नीड्स की जरूरत पड़ेगी। इन न्यू नीड्स के अकॉर्डिंग मैं किन्हीं ऑर्गन्स का यूज बहुत ज्यादा करूंगा, किन्हीं का यूज नहीं करूंगा। मतलब वो ऑर्गन जिनका यूज मेरे को ज्यादा करना पड़ेगा, जिनके यूज करने की मुझे ज्यादा नीड है टू जस्ट गेट सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो मेरे लिए अब काम ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि अब मेरा एनवायरनमेंट बदल चुका है, तो उनका यूज मेरे लिए कम हो गया। तो मैं कहूंगा अगला कंसेप्ट आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स। अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स, मैं लिख दूं इस पॉइंट को आगे। अब उसने कहा जिन ऑर्गन का हमने यूज बहुत ज्यादा किया ये मोर डेवलप हो गए, और जिनका हमने यूज नहीं किया ये एलिमिनेट हो गए और रिड्यूस हो गए। तो उसने चौथी लाइन बोली बेटा जी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। नॉलेज क्या बोला उसने कि उसने यहां पे जिन ऑर्गन्स का बहुत ज्यादा यूज किया वो डेवलप हो गए, वो जो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो गया। सुमित वो थोड़ा सा उसने जो सीखा उसका ज्यादा यूज करना वो अगली जनरेशन में पास ऑन हो गया। जो उसने ऑर्गन का यूज नहीं किया वो जो हल्का सा रिड्यूस हो गया वो आगे पास ऑन हो गया। ऐसे वो चीजें जो सीखता जा रहा था इस बदलते वातावरण में उनको वो आगे पास ऑन करता जा रहा था। वो कह रहा था वो जो एक्वायर कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जिन कैरेक्टर्स को वो आगे पास ऑन हो रहे हैं, वो इनहेरिटेड हो रहे हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये करते 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 आफ्टर ए टाइम न्यू स्पीसीज गेट फॉर्म। जैसे कि समझ के देखते हैं, उसने एग्जांपल लिया जिराफ का। उसने कहा पहले जिराफ हिरण के जैसा हुआ करता था, छोटे हाइट का हुआ करता था, अब वो यहां पे इजीली अपने आप को सर्वाइव कर रहा था। नीचे का पौधे वो खाता था, धीरे धीरे वो जहां रह रहा था वहां के नीचे का जो वेजिटेशन था वो खत्म हो गया। तो देखिएगा एक वाइटल फोर्स था जो उसे ग्रोथ कर रहा था। अब नीचे की जब बेटा जी फूड यहाँ पे लिमिटेड होने लगा तो मतलब इन्वायरमेंट का उस पर अफेक्ट आया कि भाई नीचे का खाना खत्म होने लग रहा है, तो उसे बड़े बड़े पेड़ खाने की नई जरूरत महसूस हुई। तो उसके लिए कुछ नई नीड्स क्रिएट हो गई कि उसे अब ऊंचे ऊंचे पेड़ खाने पड़ेंगे क्योंकि नीचे का खाना खत्म हो रहा है। वहां उसके लिए यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि नीचे के पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, छोटी हाइट वाले हार्ब और सब खत्म हो रहे हैं। तो उसने कहा अब मुझे बड़े बड़े ट्री खाने पड़ेंगे। उसे एक नई जरूरत यहाँ पे महसूस हुई। ऋषिता गुड़िया उसे नई जरूरत महसूस हुई, यहाँ पे केशिका कत्यानी उसे नई जरूरत महसूस हुई। फिर उसने क्या किया, उसने उछल उछल के खाना खाया। उसने जब उछला तो उसने अपनी गर्दन को लंबा करना चाहा तो उसकी गर्दन का साइज बड़ा हो गया, और वो उछल उछल के खाना खाने लगा तो उसके पैरों का साइज बड़ा होने लगा। उसने अपने पैरों का और अपनी गर्दन का एक्सेस में यूज किया।
उसने उस ऊंचे ऊंचे पेड़ों को खाने के लिए ऐसे ऊंचे पेड़ों को खा रहा था, ऐसे वो उछल उछल के खाने की कोशिश करता था। वो ऐसे जब जंप कर रहा है तो अपनी गर्दन को लंबा कर रहा है उन्हें खाने के लिए। वो अगले पैरों को उठा उठा के बेटा जी उन्हें खाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो अपने फोर लिम्स का और बेटा जी वो अपने गर्दन का एक्सेस में यूज कर रहा है, मतलब उसका यूज वो क्या कर रहा है यहाँ पे अधिक कर रहा है। तो ये उसके अंदर मोर डेवलप हो गई और वो जो थोड़ी सी उसकी गर्दन लंबी हुई, वो जो उसने थोड़ा सा सीखा वो आगे पास ऑन हो गया। और ऐसे करते 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 धीरे 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 उस जिराफ की गर्दन बढ़ने लगी और एट लास्ट हमें ऐसी स्पीसीज दिखाई दे रही है जिसकी गर्दन लंबी है और जिसके पैर बड़े बड़े हो गए, वो बन गया जिराफ। उसने ये कहानी बनाई जिराफ की इवोल्यूशन की। उसने सांप के बारे में कहा कि पहले स्नेक के पैर हुआ करते थे, पहले स्नेक के पैर हुआ करते थे, बट वो किसी ऐसी इन्वायरमेंट में रहा जहां उसने पैरों का यूज नहीं किया, उसने डिसयूज किया अपने लेग्स का, दैट्स व्हाई उसके लेग्स डिसअपीयर हो गए। ये उसने अपनी थ्योरी में एग्जाम्पल दिए, ये उसने कहानियां रखी, बट ये कहानी सही नहीं थी। मैं आपसे बार बार एक बातें कह रहा हूं, हम यहाँ थ्योरियां पढ़ रहे हैं, बट जरूरी नहीं है सारी बात आप ये कहोगे सर ऐसा होता नहीं होता। आपके क्वेश्चन यहाँ बनते हैं तो वो गलत बनते हैं, क्योंकि ये थ्योरी सही नहीं है, ये गलत है। बट मैं तो ये बात बता रहा हूं यहाँ पे, उस भाई साहब ने क्या कहा, लमार्क जी ने क्या कहा, हम तो वो आपको बता रहे हैं बेटा जी। ऐसा सच नहीं है जो हम सीखते हैं। मैंने जिम में जाके अपनी बॉडी बना ली तो मेरा बेटा बॉडी के साथ पैदा होगा, ऐसा नहीं होता है। मुझे स्विमिंग आती है, मेरे बेटे को भी स्विमिंग आएगी, ऐसा नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट अच्छा खेलने आता है, उसका बेटा भी ऐसे क्रिकेट खेलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये हमारे साथ खत्म हो जाता है। जबकि उस भाई साहब ने कह दिया यहाँ पे इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर का, जो सरासर गलत बात है। हम अपनी आंखों का अगर बहुत एक्सेस में यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी और मोर डेवलप हो जाएंगी, नहीं होता है ऐसा काम। बट जब साइंस की अभी तक बेटा जब उन बातों की बात करें जब साइंस मोस्ट डेवलप नहीं हुई थी, लोग समझने की कोशिश कर रहे थे इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो पहली ये थ्योरी रखी गई लमार्क की थ्योरी, बट जिसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको हमने बेटा जी यहाँ पे डिस्प्रूव कर दिया। अब पॉइंट आता है सर इसे डिस्प्रूव किसने किया, तो मैं कहूँगा इसके लिए एक थ्योरी आई थी बेटा जी, वो थ्योरी आई थी जर्म प्लाज्म थ्योरी, जिसने इसे डिस्प्रूव कर दिया। कैसे डिस्प्रूव कर दिया, हमने एक चूहा लिया और हमने चूहे की पूंछ काटी, हमने देखा उसके अगले जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी पूंछ के साथ पैदा होता है, फिर हमने उसकी पूंछ काट दी और हमने देखा 16 जनरेशन तक लगातार हम उसकी पूंछ काट रहे हैं और हर बार जब उसके बच्चा पैदा होता है तो टेल के साथ पैदा होता है। उसने कहा भाई जब अगर इनहेरिटेंस होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर ही होता है, तो वो कैरेक्टर तो आगे पास ऑन होना चाहिए था, उसकी पूंछ गायब हो जानी चाहिए थी, फिर हो क्यों नहीं रही है। मतलब कहानियां फिर हमने अलग अलग उसके सामने रखी यहाँ पे, जिनसे कहानी क्या होती है यहाँ पे लमार्क की डिस्प्रूव हो जाती है। तो ये कहानी सही नहीं थी बेटा जी, इसे यहाँ पे डिस्प्रूव कर दिया गया। बट पहली कहानी किसी ने रखी, तो किसने रखी, लमार्क जी ने रखी। अब पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट आर द 2 की पॉइंट ऑफ द लमार्क थ्योरी, तो मैं यह बातें करूंगा आपके साथ बेटा जी अबाउट द की पॉइंट। उसने अपनी कहानी के 2 ही की पॉइंट बनाए बेटा, ये तो कहानी के थ्रू समझा रहा था कैसे से हुआ, बट इस पूरी कहानी में 2 की पॉइंट है। पहला की पॉइंट क्या है बेटा जी, यूज एंड डिसयूज एंड दूसरा की पॉइंट है बेटा जी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये उसके 2 की पॉइंट थे। तो क्वेश्चन अगर बन जाए व्हाट आर द की पॉइंट ऑफ द लमार्क थ्योरी, ये 2 की पॉइंट ढूंढ लेना बेटा जी। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं दिखाई दे जाए लमार्क, ये लमार्क की पहली थ्योरी थी जो डिस्प्रूव होगी, जिसे हमने सही नहीं माना। अब आती अगली कहानी, डार्विन जी आ गए। डार्विन की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री समझाता हूं, चार्ल्स डार्विन जी की, जो आपको समझनी है।
इनकी कहानी का पहले हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, क्योंकि कई बार इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डार्विन जी ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी उनकी खुद की नहीं थी। एक्चुअली वो थ्योरी में वो किसी साइंटिस्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने वो थ्योरी डिजाइन की थी, और एक और भी साइंटिस्ट थे जिसने सेम वही कंक्लूजन पे उनकी हेल्प की थी। तो हम उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे, पेपर में आ जाए कि चार्ल्स डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, या चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग के अनुसार के अलावा और कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेम ऐसे ही कंक्लूजन पे पहुंचा था। तो उन साइंटिस्टों के बारे में आपको यहाँ पे कुछ बताऊंगा, तो सुनिएगा। पहले चार्ल्स डार्विन की कहानी कब से शुरू होती है? ये बातें बेटे शुरुआत होती है 1831 से। वर्षा जी 1831 में चार्ल्स डार्विन समुद्री यात्रा पे निकले, और वो जिस जहाज में निकले उस जहाज का नाम था बेटा जी HMS बीगल। पहला पॉइंट मैंने आपको बोल दिया, उनकी जहाज का क्या नाम था? HMS बीगल उनकी जहाज का नाम था, और इसके अंदर निकले समुद्री यात्रा पे। कब निकले? 1831 में। और कितने साल के लिए निकले? 5 साल के लिए निकले। तो निकले बेटा जी 1831 से 1836 तक वो समुद्री यात्रा पे निकले बेटा जी, वर्ल्ड टूर पे निकले, समुद्री यात्रा पे निकले। और बेटा जी वो किस जहाज में निकले? HMS बीगल में निकले। वो उस दौरान बेटा जी एक आइलैंड पे पहुंचे। किस आइलैंड पे? गैलापागोस। आइलैंड का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने किस आइलैंड पे जाके अपनी ऑब्जर्वेशंस को, मतलब अपनी ऑब्जर्वेशंस कौन से आइलैंड पे की थी। तो बता दूं मेरे भाई, उस आइलैंड का नाम कहते हैं यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड। वो वहां पहुंचा, उसने वहां पे बेटा जी एक बर्ड को देखा, उसने वहां पे फिंच को देखा। उन फिंच को बाद में, क्योंकि डार्विन ने उनके ऊपर बेटा जी अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई थी, तो उसने उन फिंच का ही बाद में नाम बदल के रखा गया डार्विन्स फिंच। दोबारा कहानी को शुरुआत करता हूं। बातें हैं बेटा जी 1831 की, और 1836 तक 5 साल के लिए डार्विन जी निकले समुद्री यात्रा पे, वर्ल्ड टूर पे निकले। वो जिस जहाज में निकले उस जहाज का नाम था बेटा जी HMS बीगल। वो उस समुद्री यात्रा के दौरान पहुंचे बेटा जी आइलैंड पे, जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, जो बेटा जी आपका करीबन इक्वेटर रीजन में आता है, और करीबन 960 किलोमीटर दूर है वेस्ट कोस्ट एरिया ऑफ द साउथ अमेरिका से बेटा जी, पैसिफिक ओशन में। वो बेटा जी आपका 960 किलोमीटर दूर है, किससे? आपका साउथ अमेरिका से बेटा जी। तो इस आइलैंड पे पहुंचा। इस आइलैंड के ऊपर छोटे छोटे 14 आइलैंड थे। उसने वहां पे क्या देखा कि एक बर्ड है फिंच, उसके नाम को बाद बदल के रखा गया डार्विन फिंच। तो अगर कहा जाए डार्विन फिंच, उसने क्या देखा कि एक्चुअली इस बर्ड की वहां पे 14 डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, और वो सारी स्पीसीज एक जैसी है, सिर्फ उनमें एक डिफरेंस है कि उनकी जो बीक का साइज है वो अलग अलग है, उनकी चोंच का जो शेप एंड साइज है वो अलग अलग है। एक्चुअली क्या था, ये सारी की सारी बेटा जी पहले एक ही जगह रहती थी, और सब के सब बेटा जी यहाँ पे सीड को खाती थी। ये उनके एंसेस्टर की बात कर रहा हूँ। हमने जब फॉसिल्स को पढ़ा था उनकी बातें करते कि उनके जो एंसेस्टर थे वो बेटा जी सीड को खाते थे। अब धीरे धीरे बेटा जी उस आइलैंड पे सीड जब लिमिटेड होने लगे तो फूड के लिए उनमें कंपटीशन बढ़ा। तो इसी फिंच में अलग अलग बेटा जी यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया, और अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट उसमें बेटा जी 14 डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ गए। कितने टाइप के बेटा जी? 14 डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ गए। क्यों चेंज आ गए? क्योंकि पहले सबके सब सीड को खा रहे थे, सबकी चोंच एक जैसी थी, पर जब यहाँ पे फूड के लिए स्ट्रगल बढ़ा तो उनकी बेटा जी यहाँ पे चोंच का शेप और साइज बदल गया। किसी ने यहाँ पे सीड ही खाते थे, कुछ लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स को खाना शुरू कर दिया, कुछ ने बेटा जी यहाँ पे इंसेक्ट को खाना शुरू कर दिया। अलग अलग बेटा जी फूड हैबिट की वजह से बेटा जी यहाँ पे उनकी शेप एंड साइज ऑफ द बीक चेंज हो गया, और अलग अलग बेटा जी 14 स्पीसीज उसने वहां पे ऑब्जर्व की। सुनिएगा बात को, उसकी ऑब्जर्वेशन थी वहां। तो डार्विन फिंच को पूछ बता देना, ये डार्विन ने ऑब्जर्व की थी, जिसके 14 स्पीसीज इस आइलैंड पे प्रेजेंट थी बेटा। क्या था वो बातें बाद में करेंगे आप सोच। वो वहां से लौटा,
वहां से लौटने के बाद उसने एक साइंटिस्ट की बुक पढ़ी, उसने एक साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ी। साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी यहाँ पे थॉमस मैल्थस। उन्होंने थॉमस मैल्थस नाम के साइंटिस्ट की बेटा जी यहाँ पे एक बुक पढ़ी, उन्होंने थ्योरी पढ़ी इसकी। इन्होंने एक्चुअली थ्योरी दी थी बेटा जी ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एक्चुअली ह्यूमन की पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ करती है, उन्होंने इसके ऊपर एक थ्योरी दी थी। उन्होंने उस थ्योरी को पढ़ा और वो उससे पढ़ के हाईली हो गए इन्फ्लुएंस। और उन्होंने इस थ्योरी को पढ़ के ये जो एक्चुअली वहां पे क्या घटनाएं घटित हुई है कि वो 14 अलग अलग वैरायटी डेवलप होगी, उसने उन घटनाओं के बेटे उनके ऊपर उसने अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाना शुरू कर दिया, उसने अपनी थ्योरी को बनाना शुरू कर दिया बेटा जी। वो इस साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था। तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉमस मैल्थस। वो इस साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस हुआ था, इस साइंटिस्ट से वो इन्फ्लुएंस हुआ। अब और अच्छी बात उसके साथ क्या हुई, 1858 में उसके पास एक लेटर आया। बातें कब की है? 1858 की उसके पास एक लेटर आया। लेटर आया बेटा जी वहां पे एक और साइंटिस्ट का नाम था बेटा जी अल्फ्रेड वेलेस। ये जो अल्फ्रेड वेलेस था बेटा जी, ये जनाब घूमने गए थे मेले आर्चिपेलागो आइसलैंड। ये सात इस आइलैंड पे गए थे। दोबारा सुनना बात को, 1858 में अल्फ्रेड वेलेस नाम के एक साइंटिस्ट था जो बेटा जी घूमने गए यहाँ पे मेले आर्चिपेलागो आइलैंड पर। उसने वहां जाके जो कुछ ऑब्जर्व किया, उसने उनको बेटा जी इस ऐसे में लिखा, एक चिट्ठी में लिखा, और वो चिट्ठी उन्होंने पोस्ट कर दी डार्विन जी को। डार्विन जी ने इन भाई साहब से पहले इन्फ्लुएंस थे, उनके बेसिस पे वो यहाँ के जो ऑब्जर्वेशन थे उन पे सोच रहे थे। साथ में इस जनाब ने अपनी ऑब्जर्वेशन भी भेज दी इनको, और उसने फिर इन सबको मिला के 1859 में बेटा जी बुक पब्लिश कर दी, और बुक का नाम था अराइज ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने बुक बेटा जी पब्लिश कर दी। कब मेरे भाई? 1859 में। और उन्होंने बेटा जी थ्योरी रख दी एक नेचुरल सिलेक्शन की। कब रखी बेटा जी? 1859 में। बट ये थ्योरी कैसे आई उसका मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड दे दिया। समझना किन किन लोगों का क्या क्या यहाँ पे योगदान था। ये अकेला काम, अकेला दिमाग यहाँ पे बेटा जी डार्विन जी का नहीं है। वो इन्फ्लुएंस थे थॉमस मैल्थस से। उन्होंने उस कंसेप्ट को ही यूज किया जो कंसेप्ट थॉमस मैल्थस जी ने यूज किया था ह्यूमन की पॉपुलेशन की ग्रोथ को बताने के लिए। उन्होंने बाद में अपने जो ऑब्जर्वेशन थे उनको मैच किया उसने अल्फ्रेड वेलेस के ऑब्जर्वेशन, और उसने देखा कि मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं वही सेम ऑब्जर्वेशन अल्फ्रेड जी बता रहे हैं। मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं। तब जाके बेटा जिन्होंने अपनी थ्योरी रखी, उस थ्योरी का नाम था नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से एक नई स्पीशीज अराइव होती है। और स्पेसिएशन अगर दुनिया में होता है, ये जो इवोल्यूशन जो दुनिया में होता है उसके पीछे अगर कोई फोर्स है तो वो है नेचुरल सिलेक्शन का। उन्होंने ये कहानी रख दी बेटा। कहानी अब बताऊंगा क्या रखी उन्होंने यहाँ पे, बट ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आपको नाम याद रखना अल्फ्रेड वेलेस का। किस आइलैंड पे काम किया? मेले आर्चिपेलागो आइलैंड पे काम किया है, आइसलैंड पे काम किया। ये बातें आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है बेटा जी यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड के बारे में जिस पे काम किया बेटा जी आपके डार्विन जी ने, और बेटा जी थॉमस मैल्थस जिससे वो हाईली इन्फ्लुएंस था। आपको उनके बारे में भी बात याद रखनी है। ये तीन नाम आपको याद रहने चाहिए। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। डार्विन जी ने क्या कहानी बनाई, उसने क्या पॉइंट बनाया और उनका उसने क्या रिजल्ट निकाला, उनका क्या उन्होंने इंटरफेरेंस निकाला, वो समझते हैं।
ऑब्जर्वेशन। नंबर पहली, किसी भी नेचर के अंदर जो अमाउंट ऑफ द फूड होता है, अमाउंट ऑफ द स्पेस होता है, वो लिमिटेड होता है। यहाँ कितना खाना है, कितना स्पेस है, लिमिटेड है। मतलब आपके घर में कितने लोग रह सकते हैं वो जगह तो फिक्स है ना। आप लोगों के घर में 5 आदमी रह सकते हैं, वो जगह फिक्स है। वैसे नेचर के लिए सोचो, नेचर की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितने इंडिविजुअल्स को, कितने स्पीसीज को, कितने वहां पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर फूड दे सकता है और प्रॉपर स्पेस मिल सकती है रहने के लिए। वो तो चीज लिमिटेड है ना। तो उसने कहा यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं नेचर में। उसने पहला पॉइंट बोला बेटा जी, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड। मतलब नेचर में जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। इसका क्या मतलब है? आज हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर ये चीज बहुत एक्सेस में है, बट अगर यहाँ पे ह्यूमन की पॉपुलेशन में किसी भी स्पीसीज की, किसी भी बेटा जी अगर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा, तो भैया जी धीरे धीरे उनका जब कंजप्शन बढ़ेगा तो एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिटेड हो जाएगी, इवन वो खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। ऐसा होगा। मैं कहूंगा बेटा शुरुआत में हमें लगता है कि अनलिमिटेड है, बट बता दूं आपको नेचर में हर एक चीज का है बेटा जी, एक कैपेसिटी में है कि कितने लोगों को प्रॉपर वो चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी अपनी कैपेसिटी है बेटा। तो मैं कहूंगा हर एक चीज एक लिमिट में। बट यहाँ पे जो स्पीसीज है उनको अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड मिलेगा, स्पेस मिलेगा, तो भैया जी वो रैपिडली अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, और अपने आप को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू वंस को गिव राइज करेंगे। तो उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है बेटा, जो एक्सपोनेंशियल रेट से होता है। कैसा होता है बच्चा? एक्सपोनेंशियल होता है। तो मैं कहूंगा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा जी रैपिड। तो मैं कहूंगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से सोचो ये लिमिटेड है बट इनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ऋषिता गुड़िया ये अगर अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा अगर अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? ये चीजें लिमिटेड है, ये बहुत एक्सेस में ग्रोथ करेगा। तो प्रियांशु बेटा इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं कहूंगा थर्ड, उसने लाइन बोली बेटा जी कंपटीशन। स्पीसीज के बीच में कंपटीशन बढ़ गया जस्ट टू ऑक्यूपाई द स्पेस एंड द फूड। वो खाना ले सके इस नेचर से और बेटा जी यहाँ पे स्पेस ले सके। इनके बीच, उनके बीच क्या बढ़ गया यहाँ पे बेटा जी? उनके बीच कंपटीशन बढ़ गया। तो उसने इनका बेटा जी कंक्लूजन निकाला, इन 3 पॉइंटों को उसने कंक्लूजन निकाला। वो निकाला बेटा जी उसने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इस कंक्लूजन को समझो कि भाई शुरुआत में जहां भी नेचर था, जब शुरुआत में चीजें बनी तो यहाँ पे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड था, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस थी शुरुआत में। बट धीरे धीरे जब यहाँ पे स्पीसीज का नंबर बढ़ता गया और वो उसे ऑक्यूपाई करते गए, तो धीरे धीरे ये सब चीज क्या हो गई? लिमिटेड हो गया, आपकी खत्म होने लगेंगी। तो उसने कहा ये नेचुरल रिसोर्सेज एक हद तक है, वो एक सफिशिएंट नंबर को ही बेटा जब फूड और स्पेस ऑक्यूपाई करवा, तो उसके बाद वो खत्म होने लग जाएगी। तो उसने कहा ये एक लिमिट में। बट जब इंडिविजुअल यहाँ आए, उन्हें यहाँ पे प्रॉपर फूड मिला, स्पेस मिला, उनकी ग्रोथ को कोई रोकने वाला ही नहीं था यहाँ पे, तो उसने कहा कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से रिसोर्सेज बेटा धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो मैं कहूँगा ये स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बीच में बेटा जी यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। कैसा कंपटीशन बढ़ गया? मैं कहूंगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया। कैसा कैसा? इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। between the member of the same and different species,
बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ा। मनीषा गुड़िया यहाँ पे बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज बढ़ा। बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीसीज, क्योंकि वो सेम टाइप के फूड और स्पेस में रहना चाहते हैं, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है कि मैं ज्यादा ज्यादा फूड को कंज्यूम कर सकूं और ज्यादा ज्यादा जगह में रह सकूं मैं यहाँ पे आपका, तो उनके बीच कंपटीशन बढ़ा। मतलब लोगों के बीच में अपनी एग्जिस्टेंस को लेके स्ट्रगल शुरू हो गया। उन्होंने पहला पॉइंट बनाया अपना स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस स्पीसीज में होता है विद द टाइम। तो अब उसने फोर्थ पॉइंट बनाया वेरिएशन। उन्होंने कहा कि इनमें से जो स्पीसीज ऐसी होंगी जो ताकतवर होगी, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे जो ताकतवर होंगे और वो मैक्सिमम फूड को और स्पेस को ऑक्युपाई कर पाएंगे। मतलब उनमें कुछ ऐसे बदलाव आए जिस बदलाव की वजह से वो यहाँ पे मैक्सिमम फूड और स्पेस को ऑक्युपाई कर पाएंगे और वो बाकी स्पीसीज के ऊपर अपने आप को डोमिनेट करते हुए वो वहां पे फूड और स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे। तो उनमें बदलाव आया, जिन लोगों में ये बदलाव आया वो वहां पे फूड और स्पेस को ऑक्युपाई कर पाए। तो उसने कहा ये वेरिएशन आगे क्या होगा, इनहेरिटेड होगा। इनहेरिटेंस ऑफ ये जो बदलाव आया उन इंडिविजुअल्स में जो उन्हें इस लायक बना रहा था कि वो मैक्सिमम फूड और स्पेस को ऑक्युपाई कर सके, वो बदलाव उनका अगली जनरेशन में पास ऑन हुआ, उससे अगली जनरेशन में पास ऑन हुआ, ऐसे वो धीरे धीरे पास ऑन होता गया। तो उनके बच्चों के पास भी वो वेरिएशन आता गया जिसकी वजह से वो वहां पे मैक्सिमम फूड और स्पेस को ऑक्युपाई करते गए। उसने इसके बेसिस पे और बेटा जी कंक्लूजन निकाल दिया। क्या निकाला बेटा जी यहाँ पे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इनमें से जो सबसे फिटेस्ट था, जो फिटेस्ट था, जो इस लायक था, जिसमें ये वेरिएशन आई कि वो यहाँ पे मैक्सिमम फूड और स्पेस को ऑक्युपाई कर सके, जिसमें ये बदलाव आए, वो बदलाव आगे चलते चले गए बेटा जी यहाँ पे आपका, और वो यहाँ पे फिटेस्ट बना, जिसकी वजह से वही यहाँ पे क्या किया बेटा जी, सर्वाइव किया। अब यही वेरिएशन आगे बढ़ती जाएगी। तो सोचो यहाँ पे वही बचेगा जिसमें वो बदलाव आए, जिनमें ये बदलाव नहीं आए वो एक दिन यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो उसने कहा इन दो वजह से उसने और निकाला फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेचर में नई स्पीसीज फॉर्म हो गई, उसका फॉर्म होने का कारण है कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर में लगातार बदलाव होते हैं और जो बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है बेटा जी, और मैक्सिमम फूड और स्पेस को ऑक्युपाई करता रहता है, वो वहां पे फिटेस्ट बनता जा रहा है, और जो फिटेस्ट बनता जा रहा है वो सर्वाइव कर रहा है यहाँ पे, और वो अपने न्यू वंस को छोड़ता जा रहा है, उसके न्यू वन आते जा रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे वो स्पीसीज में बदलाव आता जा रहा है बेटा जी यहाँ पे, और फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज होती है ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन। उसने ये बनाई बेटा जी यहाँ पे कहानी। इस कहानी को ह्यूमन की ग्रोथ के ऊपर सोच कर देखो, जो थॉमस मैल्थस ने कही थी कि अगर इंसानों को भी फूड और स्पेस मैक्सिमम मिलेगी तो वो बेटा जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर करके अपने बच्चा पैदा करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमन का साइज बढ़ेगा। बट जब ह्यूमन की पॉपुलेशन का साइज बहुत सारा बढ़ जाएगा तो नेचर अनस्टेबल हो जाएगा और नेचर में कुछ डिजास्टर क्रिएट होंगे, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, ये डिजास्टर्स आएंगे जो उस ह्यूमन की पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिक्लाइन करेंगे और एक लेवल पे उसे मेंटेन करेंगे। किसी भी चीज की ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं हो सकती, ये नेचर उसे बैलेंस करेगा। यार समझ सकते हैं आप अपने आसपास कि अब हमारे जब ह्यूमन की पॉपुलेशन की ग्रोथ अनलिमिटेड होती जा रही है तो नेचुरल डिजास्टर डे बाय डे आते जा रहे हैं। ये नेचुरल डिजास्टर क्या करते हैं, ये ह्यूमन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए नेगेटिव कंट्रोल है, ये उसे थामने का काम करते हैं। कोरोना वायरस
इज ए नेचर क्रिएशन जो इस ह्यूमन की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। लाखों लोग मर रहे हैं किस वजह से? इस कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस नेचर में आया तो ये क्या कर रहा है? उस बढ़ती ह्यूमन की पॉपुलेशन को रोकने का काम कर रहा है। आप देखते हो सुनामी वगैरह या तूफान आते हैं बेटा जी, यहाँ पे आंधी आती है, इनसे लोग मरते हैं। ये सब के सब क्या है? वो नेगेटिव कंट्रोल चेक पॉइंट्स है जो ह्यूमन की पॉपुलेशन को रोके रखते। सोचो अगर ये सब चीज में ना हो और जी अनलिमिटेड फूड और स्पेस हो, कोई ह्यूमन की पॉपुलेशन को रोकने वाला ही ना हो, तो ये तो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो इस रैपिड मल्टीप्लिकेशन को अगर कोई रोकता है तो वो रोकता है नेचर, और नेचर में भी ऐसे पॉइंट चलते रहते हैं। ये बात कही थी थॉमस मैल्थस ने, जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन जी, और उन्होंने इवोल्यूशन को इस तरह से प्रेजेंट किया कि नेचर में हर एक चीज लिमिटेड है। एक स्पीसीज अपने आप को मल्टीप्लाई करती है रैपिडली, उनमें फिर कंपटीशन बढ़ता है, फिर उन स्पीसीज में जो इस लायक होता है कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ फूड को ऑक्यूपाई कर पाए, जिसमें ऐसे बदलाव आते हैं, वो वहां जिंदा रहता है, उसके बदलाव आगे पास ऑन होते हैं। तो मैं कहूंगा वेरिएशन उसकी इनहेरिटेड होते जाएंगे, जिससे वो फिटेस्ट वहां पे सर्वाइव करने वाला है। और यहाँ स्ट्रगल में जो जीतेगा, जो फिटेस्ट बनेगा, वही वेरिएशन जब आगे प्रोसीड करेंगे तो एक नई स्पीसीज बन के तैयार हो जाएगी। अब आप कहोगे सर कहानी तो कुछ जम तो रही है, पर डार्विन जी भी सही नहीं थे। सही कैसे नहीं थे? डार्विन जी से जब पूछा गया, एक ही जगह रहने वाले इंडिविजुअल हैं, उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन? इस वेरिएशन वर्ड को डिफाइन कर दो। उन लोगों में, मतलब यही हम सब लोग रह रहे हैं, फिर हम लोगों के अंदर ये बदलाव कहां से आ गया कि कुछ स्पीसीज तो इस लायक बन गई कि वो फिटेस्ट बन गई और कुछ अनफिट रह गई। ये फिटनेस कैसे आई? ये वेरिएशन कैसे आया? ये वेरिएशन कहां से आया? इसका जवाब दे दीजिएगा डार्विन साहब। तो डार्विन जी इसका जवाब नहीं दे पाए, वो ये नहीं बता पाए ये वेरिएशन कैसे आई। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट इंड्यूस द वेरिएशन, वो इनके जवाब नहीं दे पाए। डार्विन जी को हमने काफी हद तक सही तो माना, बट वो हर एक चीज को यहाँ पे प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बट ये डार्विन जी की कहानी जो आपको एज इट इज उतारनी है। और अब मैं बताऊंगा डार्विन जी के की पॉइंट क्या थे। डार्विन जी की कहानी के 2 की पॉइंट थे। क्या 2 की पॉइंट थे? पहला की पॉइंट, ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट। पहला की पॉइंट था उनका। इसका क्या मतलब कि भाई यहाँ पे ग्रुप ऑफ द स्पीसीज रह रहे हैं, उनके अंदर आ गया बेटा जी जेनेटिक वेरिएशन, उनके जेनेटिक मेटेरियल में आ गया बदलाव। कैसे आया नहीं पता भाई, बदलाव आ गया। आप ये समझिएगा डार्विन जी को नहीं पता ये बदलाव कैसे आया, पर बदलाव आ गया। उसमें जेनेटिक वेरिएशन जो आती है, इनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म इस लायक होता है कि वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मैं कहूंगी जेनेटिक वेरिएशन लीड टू एडप्टेशन। कि ये बदलाव, एक मिनट ना बेटा दो, एक मिनट ऐसे दो। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जेनेटिक वेरिएशन जो आए उनकी वो लीड करती है बेटा जी यहाँ पे एडेप्टेशन को, कि भाई वो उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप हो गई, कोई इजीली अपने आप को क्या करेगा वहां पे अडॉप्ट करेगा। किसकी वजह से? जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। तो मैं एक लाइन और बोल सकता हूं, लीड टू अडप्टिव एबिलिटी। मैं ऐसा वर्ड बोल सकता हूं, अडप्टिव एबिलिटी आएगी, मतलब वो अपने आप को वहां पे अडप्ट कर सके, ये उसके अंदर क्षमता आएगी। इस अडप्टिव एबिलिटी की वजह से वो क्या करेगा? फिटेस्ट बनेगा, वो वहां पे सर्वाइव करेगा। इट लीड टू फिटनेस। फिटनेस वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? मैं कहूंगा इस फिटनेस वर्ड का मतलब वो अडप्ट तो हो चुका है,
अब वो वहां पे न्यू वंस को गिव राइज करेगा, उसके बच्चों के अंदर भी वेरिएशन जाएगा और उसके बच्चे भी वहां सरवाइव करेंगे। फिर उसके बच्चे होंगे, वो भी वहां सरवाइव करेंगे और वो वहां बेटा इस तरह से अपनी प्रोजेनी को छोड़ता जाएगा। डे बाय डे उसकी नई नई प्रोजेनी जब आती जाएगी तो मैं कहूंगा वो नेचर में सरवाइव करेगा और नेचर उसे सिलेक्ट कर लेगा। ये कहलाएगा बेटा जी नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने कहा सबसे पहला जो बदलाव जरूरी है वो है बेटा जी जेनेटिक वेरिएशन, जो इसका कदम धरता है। तो इस वर्ड को जरा सोचो, ब्रांचिंग ऑफ द डिसेंट, कि भाई ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है मनीषा जी, ये एक स्पीसीज है, इनमें से कुछ एक में वेरिएशन आए तो कुछ तो भैया जी ऐसे आगे बढ़े, बट कुछ एक में वेरिएशन आ गए तो वेरिएशन से वो कुछ अलग साइड में बढ़ गए, इनमें वेरिएशन आए वो कुछ अलग साइड में बढ़ गए, इनमें कोई वेरिएशन आए वो अलग निकल गए, वेरिएशन से वो अलग निकल गए। मतलब इसी मेन स्पीसीज की ब्रांचिंग हुई है, इसी मेन स्पीसीज की ब्रांचिंग होगी, उससे अलग अलग स्पीसीज निकल रही है ड्यू टू द जेनेटिक वेरिएशन। देखो 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 लाइन को, ब्रांचिंग ऑफ द डिसेंट, मतलब ये एक स्पीसीज है जिनमें वेरिएशन आ गया, बदलाव आ गया, उस बदलाव से जिनमें वो बदलाव हो गए वो अलग हो गए, किसी में कुछ अलग बदलाव आया, किसी में कुछ अलग बदलाव आया, किसी में कुछ अलग बदलाव आया, तो मैं कहूंगा इसी की अलग अलग बेटा जी ब्रांच निकल गई। बट वो बदलाव जो उसे इस लायक बनाएगा कि वो नेचर में सरवाइव कर सके, नेचर उसे क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। तो उसने सेकंड पॉइंट बोला बेटा जी नेचुरल सिलेक्शन। मतलब ये समझ के देखो प्रियांशु, ये जेनेटिक वेरिएशन तो बेटा जी रैंडम है, रोनित बेटा ये तो रैंडम है, कुछ भी आ सकता है, रैंडम है, कुछ भी आ जाएगा। तो मतलब ये नहीं है कि जिसमें कुछ भी बदलाव आ जाए वही यहां जिंदा रह जाएगा, ना, गलत बात। वो बदलाव जो उसे इस लायक बनाए कि वहां जिंदा रह सके, वो बदलाव जो उसे इस लायक बनाए कि उसे ऐसी एबिलिटी दे कि वो वहां अपने आप को सरवाइव कर सके, ऐसे बदलाव को नेचर सिलेक्ट करने वाला है। पहले काम है ब्रांचिंग होना, पहला काम है अलग अलग बेटा जी स्पीसीज जब बनेंगे, जब उनमें वेरिएशन आएंगे, तो पहला काम है जेनेटिक वेरिएशन का आना। बट जेनेटिक वेरिएशन का आना तो बेटा जी रैंडम है। कैसा है ये, तो रैंडम है, ये तो कुछ भी आ सकता है। बट जो वेरिएशन यहां पे नेचर के अकॉर्डिंग होगी, नेचर उन्हें यहां पे सिलेक्ट करने वाला है, और जो वेरिएशन नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होगी, नेचर उसे कभी सिलेक्ट नहीं करेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में कहानी दी हुई है, उस कहानी को सुनना, नेचुरल सिलेक्शन समझ में आएगा। एक पत्ता है और उस पे बेटा जी एक मोथ है, वो शायद ब्लू कलर का दिया है, फिर उसमें बदलाव आते हैं, वो बन जाते हैं ग्रीन कलर का, बेटा जी रेड कलर का। अब सोचो, ब्लू कलर का था और वो बदल के बन गए ग्रीन और रेड। अब ग्रीन वाला बेटा जी पत्ते के साथ अपने आप को मैच कर रहा है, तो प्रेडेटर उसे नहीं पहचान पाया, बट रेड वाले को इजीली वो पहचान पा रहा है, तो मैं कहूंगा उसे प्रेडेटर खा लेगा। तो देखो ब्लू से बदलाव दो आए, ग्रीन का आना, रेड का आना, बट ग्रीन का आना उसे फेवर कर रहा था कि वो अपने सराउंडिंग में अपने आप को मिला ले और प्रेडेटर की पहचान में ना आए, ये उसे उसकी हेल्प कर रहा है टू गेट सर्वाइव, तो नेचर ने सिलेक्ट कर लिया ग्रीन वाले को। ऐसी कहानी आपके एनसीईआरटी बुक में है। मैं इस टॉपिक की, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैं इसके बारे में बातें करूंगा आपसे अगले वीडियो में बड़ी डिटेल में। मैं एक और अच्छी कहानी सुनाऊंगा आपको मौत के बारे में, आपकी डेथ की कहानी की बात भी करेंगे यहाँ पे, और इसे समझाएंगे नेचुरल सिलेक्शन। बट ये मैंने अभी आपसे दो थ्योरी की बातें की जो आपके लिए समझना बहुत ही जरूरी है। आई होप आप इन बातों को समझेंगे। इस पे एक बार क्वेश्चन आया था बेटा जी, आई थिंक 2 साल पहले बेटा जी, इस पे इवोल्यूशन में बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, देख के बताऊंगा उसको यहाँ पे, बट यहाँ से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया था बेटा जी। वेरिएशन रैंडम है, याद रखना। अडप्टिव एबिलिटी फिटनेस को लीड करती है, पहले अडप्टिव एबिलिटी आती है और फिर फिटनेस आती है। इन चीजों को आपको सीक्वेंस को याद रखना है बेटा जी। तो चलिएगा, इस क्लास में सिर्फ इतना, अगली क्लास में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। थैंक यू बेटा।